हेलो एवरीवन, मैं मुस्कान खंडेलवाल बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का एकेएस एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर, जहां मिल रही हूँ मैं आप सभी से न्याय बैच के अंतर्गत। दोस्तों, इस बैच में आपको पूरे प्रीलिम्स 2027 की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है, जहां हाई क्वालिटी प्रश्नों के माध्यम से हम आपको प्रीलिम्स की पूरी तैयारी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पे करा रहे हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पे तैयारी करने का मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट बातें, यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन आगे आने वाले हमारे 4 क्वेश्चंस को सॉल्व कराएगा। आगे हम देखेंगे, थोड़ा सा बात हम इन्फिनिटी प्लस बैच के बारे में करते हैं। एकेएस एकेडमी का ये एक ऑनलाइन बैच है जो आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है और फिर इस बैच को आपको परचेज करना है। इसके आप फायदे सुनिए। सबसे पहले तो इसमें आपको प्रीलिम्स 2027 की पूरी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करवाई जाएगी। आपको रिकॉर्डेड थ्योरी लेक्चर्स मिलेंगे राइट फ्रॉम पेपर 1 टू पेपर 6, और साथ ही साथ लाइव आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पे पूरा मेंस पढ़ाया जाएगा लाइव, और बाद में उसको रिकॉर्डेड फॉर्म पे भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मकसद ये है इस बैच का कि हम सभी कंटेंट तो याद कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, रट लेते हैं, लेकिन जब आंसर राइटिंग की बात आती है तो हमें टेक्निक नहीं पता कि हम कैसे अपने आंसर को इनहेंस करें। हमें कंटेंट याद है लेकिन हमें उसका प्रेजेंटेशन नहीं आ रहा है। वो प्रेजेंटेशन आपको लाइव सिखाया जा रहा है इस बैच के अंतर्गत। 2 सालों के लिए इस बैच की वैलिडिटी रहने वाली है। कई सारे फायदे आपको इसमें मिलेंगे, जैसे प्रीलिम्स, पूरा मेंस, टेस्ट सीरीज और फ्री मटेरियल। जितने भी क्वेश्चंस हम यहां पर सॉल्व करेंगे न्याय बैच के अंतर्गत, उसकी पीडीएफ आपको यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपको कोई भी डाउट है आप व्हाट्सएप पर क्लिक करें और यहां पे आप सीधा हमारे मेंटर से संपर्क कर सकते हैं। आगे आपको एकेएस सिविल एकेडमी का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना है। इसकी लिंक आपको नीचे वीडियो पर प्रोवाइड की गई है, जिससे आप पूरी तरीके से करंट अपडेटेड रहे। क्या चीजें देश दुनिया में, हमारे मध्य प्रदेश में चल रही हैं, नई आ रही हैं, आप लोगों को पता हो। साथ ही साथ आपको पता हो कि ये जो हमारा न्याय बैच है, इसके प्रीवियस 2 बैचेस क्रांति 1.0 और 2.0 की क्या इंपॉर्टेंस रही है, जहां से सीधा प्रीलिम्स में 18 से 20 क्वेश्चंस उठकर आए हैं। आपको इन सब का प्रूफ इस एकेएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आपको इसे ज्वाइन कर लेना है और न्याय बैच का फायदा लेना है। आइए शुरू करते हैं हम हमारे आज के 25 क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि 1857 की क्रांति के समय रीवा का शासक कौन था। 1857 के रिवॉल्ट के समय रीवा के शासक कौन थे, तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा है। अभी वापस से पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 रघुराज प्रताप सिंह बघेल जो हैं वो क्या थे, बघेल रियासत के शासक थे। रघुराज प्रताप सिंह बघेल, जिन्होंने गोविंदगढ़ फोर्ट और गोविंदगढ़ सिटी का निर्माण भी कराया था। किसका निर्माण करवाया था, जिन्होंने गोविंदगढ़ सिटी का निर्माण भी कराया था और गोविंदगढ़ फोर्ट का निर्माण भी कराया था। इन्होंने अमरकंटक और सोहागपुर के बदले अमरकंटक और सोहागपुर वाली जागीरों को वापस लेने के लिए ब्रिटिशर्स को 2000 सैनिक जो हैं वो प्रोवाइड किए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। इनके समय पर बघेलखंड एजेंसी की स्थापना भी हुई थी। बघेलखंड एजेंसी की स्थापना भी इनके समय पर हुई थी। इन्हीं के समय पर लॉर्ड कैनिंग भी आए थे। कौन आए थे, लॉर्ड कैनिंग। इन्हीं के समय पर इलाहाबाद जबलपुर रेल लाइन की शुरुआत भी हुई थी। इलाहाबाद जबलपुर रेल लाइन, इन्हीं के समय पर इलाहाबाद जबलपुर रेलवे लाइन की शुरुआत भी हुई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखें तो देखो, गुलाब सिंह, इनके बारे में कल हमने पढ़ा था कि इन्होंने पवई टैक्सेस इंट्रोड्यूस किए थे। साथ ही साथ इनके समय पर पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी और इनके समय पर रीवा प्रजा परिषद की स्थापना की गई थी। रीवा प्रजा परिषद की स्थापना 1934 में की गई थी। तो जब बात आएगी गुलाब सिंह बघेल की, तो आपको ध्यान रखना है क्या, यहां पर पीपीपी यानी पी क्यूब, प्रजा परिषद, पवई टैक्सेस और हमारा
पंचवर्षीय योजना। आगे अमर सिंह, बहुत अच्छे से हमने कल पढ़ा। अमर सिंह के दरबार में नीलकंठ या नीलकर कवि रहते थे। नीलकंठ या नीलकर कवि रहते थे, ये हमने पढ़ा था। आगे भव सिंह, तो भव सिंह जिन्होंने रीवा में महामृत्युंजय मंदिर का निर्माण करवाया था। कहां पर? रीवा में। और साथ ही साथ रीवा में रानी ताल का निर्माण भी करवाया था। रानी ताल का निर्माण भी कराया था। ये भगवान जगन्नाथ के डिवोटी थे। इन्होंने रूपाली शर्मा को संरक्षण दिया था, जिन्होंने बघेल वंश वर्णम की रचना की थी। बघेल वंश वर्णम, क्लियर है? तो रूपाली शर्मा किसकी रचना की थी इन्होंने? बघेल वंश वर्णम। और भव सिंह ने स्वयं किसकी रचना की थी? हौत्र कल्पद्रुम। हौत्र कल्पद्रुम, क्लियर है? हौत्र कल्पद्रुम की रचना किसने की थी? भव सिंह ने। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहले रघुराज प्रताप सिंह बघेल, इन्होंने 1857 की क्रांति में ब्रिटिशर्स का साथ दिया था। गोविंदगढ़ किले और गोविंदगढ़ सिटी का निर्माण करवाया था। कैसे साथ दिया था? 2000 सोल्जर्स इन्होंने ब्रिटिशर्स को प्रोवाइड किए थे अपनी अमरकंटक और सुहागपुर की जागीरें वापस लेने के लिए। बाद में वो जागीरें उन्हें वापस मिल गई थी। उसके बाद इनके समय पर बघेलखंड एजेंसी की स्थापना हुई। लॉर्ड कैनिंग जो है वो इनके रीजन पे आए थे। इलाहाबाद जबलपुर रेलवे लाइन का गठन इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। आगे गुलाब सिंह पी क्यूब, उसके बाद भव सिंह महामृत्युंजय मंदिर और रानी तालाब की स्थापना की थी। कहां पर? रीवा में। साथ ही साथ रूपाली शर्मा को इन्होंने संरक्षण दिया था, जिन्होंने बघेल वंश वर्णम की रचना की थी। उसके बाद इन्होंने स्वयं यानी भव सिंह ने स्वयं हौत्र कल्पद्रुम की रचना की थी। किसकी? हौत्र कल्पद्रुम की रचना की थी। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए रघुराज प्रताप सिंह बघेल। आगे मध्य प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध सर्वप्रथम विद्रोह कहां हुआ? तो आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की ज्वाला, द स्पार्क ऑफ द रेबिलियन इन मध्य प्रदेश स्टार्टेड फ्रॉम द महाकौशल रीजन। मध्य प्रदेश में स्पार्क ऑफ द रेबिलियन, सर्वप्रथम विद्रोह की जो ज्वाला है वो कहां से भड़की? महाकौशल क्षेत्र से। कब भड़की? जब ब्रिटिशर्स ने अप्पा जी भोसले को मंडला, शिवनी, बैतूल, नागपुर व नर्मदा कछार वाला क्षेत्र छोड़ने पर विवश किया। क्लियर? क्या लिखा हुआ है? तो मध्य प्रदेश में आपसे पूछा गया है ब्रिटिशर्स के खिलाफ, मध्य प्रदेश में ब्रिटिशर्स के खिलाफ सर्वप्रथम विद्रोह की ज्वाला कहां से उठी? तो महाकौशल क्षेत्र से। जब ब्रिटिशर्स ने अप्पा जी भोसले को मंडला, शिवनी, बैतूल, नागपुर और नर्मदा कछार वाला रीजन छोड़ देने को मजबूर किया। अप्पा जी भोसले ने अरब सैनिकों के साथ मिलकर ब्रिटिशर्स का विरोध किया, लेकिन वो हार गए और उन्हें ये क्षेत्र छोड़कर जाना पड़ा। क्लियर है? देखेंगे आंसर। मध्य प्रदेश में अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह 1818 में महाकौशल क्षेत्र में हुआ। अप्पा जी भोसले को हटाकर अंग्रेजों ने मंडला, बैतूल, छिंदवाड़ा का क्षेत्र अपने अधिकार में ले लिया। और ये क्या था? बेसिकली प्रिडेसेसर था 1857 की क्रांति के लिए। तो ये भी आपको थोड़ा सा
ध्यान रखना है। क्लियर? आगे देखेंगे। कुंवर चैन सिंह मध्य प्रदेश के मंगल पांडे, कुंवर चैन सिंह मध्य प्रदेश की कौन सी रियासत के राजकुमार थे? द आंसर इज नरसिंहगढ़। आप सभी को पता होना चाहिए, नरसिंहगढ़। बैटल ऑफ अंबापानी पढ़ेंगे जिसमें खज्ज नायक की मृत्यु हुई थी। उसके बाद खिलचीपुर और अमझेरा। ठीक है, अमझेरा से कौन थे? राजा बख्तावर सिंह, जिन्हें इंदौर में फांसी दी गई थी एक नीम के पेड़ पर। आज भी वो नीम का पेड़ उनकी फांसी की बेसिकली याद हमें दिलाता है। ठीक है, तो कुंवर चैन सिंह मध्य प्रदेश की कौन सी रियासत के राजकुमार थे? कौन सी रियासत के थे? नरसिंहगढ़ राजगढ़ रियासत। इन्हें क्या कहा जाता है? फर्स्ट मार्शियर ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का पहला शहीद, मध्य प्रदेश का पहला शहीद, यानी कि मध्य प्रदेश का मंगल पांडे। कौन है? मध्य प्रदेश के मंगल पांडे, क्योंकि मंगल पांडे भी तो 1857 की क्रांति के तहत शहीद होने वाले पहले व्यक्ति थे, इसीलिए इन्हें भी क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश का मंगल पांडे या फर्स्ट मार्शियर ऑफ मध्य प्रदेश। कब हुए थे शहीद? 24 जुलाई 1824 को, 24 जुलाई 1824 को। 24 जुलाई में इन्हीं के बेसिकली याद में हम बलिदान दिवस भी मनाते हैं, मध्य प्रदेश सरकार। इनके सम्मान में मध्य प्रदेश सरकार ने गॉड ऑफ ऑनर अवार्ड अनाउंस किया। गॉड ऑफ ऑनर अवार्ड अनाउंस किया है। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है किससे लड़ते वक्त ये शहीद हुए थे? तो ब्रिटिश कमांडर मैडहॉक, ब्रिटिश कमांडर मैडहॉक से युद्ध करते हुए, और कुंवर चैन सिंह के साथ उनके दो सेनापति हिम्मत खान एवं बहादुर खान भी शहीद हो गए थे। हिम्मत एवं बहादुर भी शहीद हो गए थे। और इन सभी का जो कब्र है या इन सभी की जो समाधि है वो कहाँ स्थित है? सीहोर के दशहरा मैदान में। सीहोर के दशहरा मैदान में, जहां पर ब्रिटिश कमांडर मैडहॉक के साथ इनका युद्ध हुआ था और ये धोखे से मार दिए गए थे। तो क्लियर है, यहां पर नरसिंहगढ़ रियासत के कौन थे? कुंवर चैन सिंह, जिन्हें मध्य प्रदेश का फर्स्ट मार्शियर या मध्य प्रदेश का मंगल पांडे भी कहा जाता है। शहीद कब हुए थे? 24 जुलाई 1824 में। गॉड ऑफ ऑनर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इनकी याद में दिया जाता है। ब्रिटिश कमांडर मैडहॉक से युद्ध करते हुए कुंवर चैन सिंह और उनके दो सेनापति हिम्मत और बहादुर वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इन सभी की जो समाधि है वो सीहोर के दशहरा मैदान में स्थित है। क्लियर है? तो द आंसर इज नरसिंहगढ़ रियासत। देखो लिखा है 1824 में उन्होंने अंग्रेजों की दास्ता स्वीकार करने से मना कर दिया और सीहोर में पॉलिटिकल एजेंट मैडहॉक से युद्ध किया। अंग्रेजों की शर्तें मानने के बजाय युद्ध भूमि में मरना पसंद किया। ठीक है, आगे 1857 के विद्रोह के समय वह विद्रोही जिसने विद्रोहियों को प्रेरित करते हुए कहा, गेट रेडी, go ahead and kill the Britishers. This is the order of our master. तैयार हो जाओ, आगे बढ़ो और साहिबों को मार डालो, यह महाराज का आदेश है। किसने कहा था? बहुत अच्छे से ध्यान रखना, शहादत अली खान ने। शहादत अली खान ने। क्लियर है? गेट रेडी, गो अहेड एंड किल द ब्रिटिशर्स, दिस इज द ऑर्डर ऑफ अवर मास्टर। किसने कहा था? शहादत खान ने, जिनकी समाधि कहां स्थित है? जहां पर हम सभी आगे आने वाले समय में इंटरव्यू देने पहुंचेंगे, एमपीपीएससी के सामने। एमपीपीएससी के सामने। ठीक है, इन्होंने रिवॉल्ट कब किया था? रिवॉल्ट जब 1857 की क्रांति 1 जुलाई
1 जुलाई 1857 को 1 जुलाई 1857 को महू छावनी में पहुंची थी। कहां पहुंची थी? महू छावनी में। तब इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्या की थी? गोलियां चलाई थी और लड़ाई की थी। ठीक है। उसके बाद बौधन दुआ, ये राजा बख्तावली का जनरल था। शाहगढ़ रियासत के राजा बख्तावली, राजा बख्तावली। उसके बाद चिमन राम व्यास, तो हमें बौधन दुआ और शहादत अली खान, जिन्होंने कहा था तैयार हो जाओ, आगे बढ़ो और मास्टर को मार डालो, ये महाराज का उद्देश्य है। ठीक है। बौधन दुआ राजा बख्तावली का जनरल था। आगे देखना है शहादत खान। 1857 के विद्रोह के समय मालवा के विद्रोही शहादत खान ने जुलाई 1857 को इंदौर रेसिडेंसी पर हमला करते हुए साथियों को प्रेरित करते हुए चिल्लाया था। ठीक है। क्या बोला था? गेट रेडी, गो अहेड एंड किल द ब्रिटिशर्स। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, वेयर डिड ब्रिटिशर्स हैंग्स राजा बख्तावर सिंह द रूलर ऑफ अमझेरा। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजा बख्तावर सिंह जो अमझेरा रियासत से संबंधित थे, या फिर राजा बख्तावर सिंह मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो अमझेरा धार से संबंधित थे। लेकिन यहां आपसे पूछा जा रहा है कि उन्हें फांसी कहां दी गई थी, तो फांसी दी गई थी उन्हें इंदौर में। अभी मैंने आपको बताया था उन्हें फांसी इंदौर में एक नीम के पेड़ पर लटकाकर दी गई थी, MY हॉस्पिटल के सामने। यह मालवा में अंग्रेजों द्वारा दी गई पहली बड़ी फांसियों में से एक था, जिसका उद्देश्य जनता में डर पैदा करना था। आज भी वह नीम का पेड़ उनकी शहादत की गवाही देता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो अमझेरा से कौन थे? राजा बख्तावर सिंह। ठीक है, लेकिन क्या ध्यान रखना है, उन्हें फांसी कहां दी गई थी? इंदौर में। ठीक है, उन्हें फांसी कहां दी गई थी? इंदौर में। आगे 1857 के विद्रोह के दौरान सागर जिले का वह किला जो अंग्रेजों के बचने के लिए रक्षा कवच साबित हुआ, तो कौन सा किला था? तो अंबापानी, ये तो बड़वानी वाले रीजन पर है। राहतगढ़, ये भी एक सागर पे है। शाहगढ़, ये भी उसी रीजन पे है। लेकिन सागर का किला था जो ब्रिटिशर्स के लिए क्या बना था? रक्षा कवच। ठीक है, द आंसर इज सागर फोर्ट। 1857 के विद्रोह के समय सागर का किला अंग्रेजों के लिए जीवन रक्षक शामिल हुआ। ब्रिगेडियर सेज ने 400 यूरोपीय महिलाओं और बच्चों को इसी किले में सुरक्षित रखा था। विद्रोहियों बख्तावली और मर्दान सिंह ने किले को कई महीनों तक घेरे रखा, लेकिन उसे जीत नहीं पाए। ठीक है, राजा बख्तावली और मर्दान सिंह, राजा बख्तावली शाहगढ़ वाले रीजन से थे। उनकी मदद उनके सबसे बेसिकली विश्वास पात्र सेनापति ने दिया था बौधन दुआ, और युद्ध करते हुए वह मारा भी गया था। और उसके बाद फिर मर्दान सिंह जो चंदेरी बानपुर रियासत से संबंधित थे। ठीक है, उसके बाद सागर से एक और बहुत प्रसिद्ध हमारे बेसिकली फ्रीडम फाइटर हुए, रिवॉल्यूशनरी हुए, जिनका नाम था शेख रमजान। ठीक है, शेख रमजान। देखेंगे यहां पर 1857 के विद्रोह के दौरान सागर के विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो शेख रमजान ने किया था। अभी मैंने आपको बताया विद्रोह का नेतृत्व, लीडरशिप किसने की थी? थे ये भी सागर से, थे ये भी बानपुर चंदेरी वाले रीजन, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र से। तो ऑल द अबव भी तो आप बोल सकती थी। नहीं, वो हम कब बोलते कि बुंदेलखंड या सागर क्षेत्र से कौन कौन से विद्रोही संबंधित थे, तो हम ऑल द अबव बोल देते। लेकिन यहां आपको पूछा जा रहा है नेतृत्व किसने किया, तो आंसर आप क्या देंगे? शेख रमजान। ठीक है, सागर छावनी में विद्रोह का नेतृत्व रिसलदार शेख रमजान ने किया था। उन्होंने सागर शहर और छावनी पर कुछ समय के लिए कब्जा किया और अंग्रेजों के किले में छुपने पर अंग्रेजों को मजबूर कर दिया। ठीक है, तो आंसर इज शेख रमजान। ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे। सन 1857 की क्रांति के दौरान मैहर राज्य के अधीन विजय राघवगढ़ के प्रमुख विद्रोही नेता कौन थे? तो विजय राघवगढ़ के कौन थे? ठाकुर विजय सिंह, ये तो नहीं थे। ठीक है, उसके बाद गरुल सिंह, ये तो शहडोल से थे, शहडोल से थे। फिर सरजू प्रसाद, ठाकुर रणमत सिंह, ये तो सतना वाले रीजन से थे, सतना रीवा से थे। ठीक है, तो आंसर इज ठाकुर सरजू प्रसाद। कहां से थे ये?
विजय राघवगढ़ से। कहां से थे? विजय राघवगढ़। तो ध्यान रखना ये चीजें। सबसे पहले विजय राघवगढ़ से कौन थे? ठाकुर सरजू प्रसाद। शेख रमजान कौन थे? 42वें रेजिमेंट रिसालदार शेख रमजान ने लीडरशिप किया था वहां पे सागर में विद्रोह का, और अंग्रेजों को किले पर छिपने पर मजबूर कर दिया था। हालांकि किले की जो बंदी है, घेराबंदी, वो राजा बख्तावली और मर्दान सिंह ने की रखी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे उन्हें उस किले को जीतने में ब्रिटिशर्स से। और 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिशर्स ने पूरे तरीके से सागर के किले पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो ठाकुर रणमत सिंह, इसके अलावा अवधेश प्रताप सिंह, ये भी सतना से थे। और जो हमारे बेसिकली कौन थे? धीर सिंह। धीर सिंह कहां से थे? रीवा से थे। धीर सिंह कहां से थे दोस्तों? रीवा से। अवधेश प्रताप सिंह और ठाकुर रणमत सिंह ये सतना रियासत से थे। गरुल सिंह शहडोल से थे और सरजू प्रसाद विजय राघवगढ़ से थे। आगे फिर है बुंदेलखंड के वे विद्रोही नेता जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध खतरनाक त्रिकोण निर्मित किया। तो कौन थे? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, शाहगढ़ का शासक बख्तावली था, बानपुर चंदेरी के मर्दान सिंह थे। इसमें आपको ऑल द अबव करना है, इसमें आपको ऑल द अबव करना है। तीनों ही कहां के थे? बुंदेलखंड। भाई झांसी भी तो बुंदेलखंड क्षेत्रीय है ना। तो रानी, तीन ब्रिगेडियर्स, तीन कौन कौन थे? त्रिकोण कौन कौन थे? राजा बख्तावली, मर्दान सिंह और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, देखेंगे आगे। भोपाल का युद्ध किस वर्ष हुआ था? बैटल ऑफ भोपाल कब हुआ था? क्या ये 1739 में हुआ था? जी नहीं, 1739 में तो करनाल का युद्ध हुआ था। कौन सा? करनाल का युद्ध। ठीक है, मुगल शासक मोहम्मद शाह और ईरान का नेपोलियन नादिर शाह के बीच में, जहां नादिर शाह 70 करोड़ की संपत्ति, मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा अपने साथ ईरान ले गया था। तो 1739 में नहीं हुआ, 1740 में कुछ भी नहीं हुआ, 1738 में भी नहीं हुआ, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज हुई थी 1738 में जो हम अभी पढ़ेंगे। फिलहाल बैटल ऑफ भोपाल 1737 में हुआ था। किसके बीच में? पेशवा बाजीराव, ठीक है, या पेशवा बाजीराव भी छोड़े, हम तो लिखते हैं मराठा और निजामों के बीच में। मराठा और निजामों के बीच में, जिसमें मराठा की ओर से पेशवा बाजीराव प्रथम थे। और भोपाल में उस समय कौन से नवाब थे निजामों के अधीन? नवाब यार मोहम्मद खान। ठीक है, यानी कि दोस्त मोहम्मद खान के बेटे। तो आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या क्वेश्चन, कि भोपाल के किस नवाब के समय पर बैटल ऑफ भोपाल हुआ था? तो यार मोहम्मद खान के समय पर। यार मोहम्मद खान की ओर से कौन थे? हैदराबाद के निजाम थे, और मराठाओं की ओर से पेशवा बाजीराव थे। दोनों के बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ था, भोपाल का युद्ध। इस युद्ध में निजामों को नर्मदा और चंबल के बीच का क्षेत्र किसे देना पड़ा? मराठाओं को देना पड़ा। ठीक है, उसके बाद इसी युद्ध के बाद 1738 में ट्रीटी ऑफ दोरासराय हुई थी। ट्रीटी ऑफ दोरासराय की संधि, जिसमें ये साइन हुआ था। ठीक है, जिसमें ये साइन हुआ था। तो बैटल ऑफ भोपाल कौन जीता था? भोपाल के बैटल को मराठा जीते थे। किससे जीते थे? निजामों से जीते थे। भोपाल का नवाब कौन था उस समय पर? भोपाल के नवाब थे यार मोहम्मद खान, और इन्हें नवाब भी हैदराबाद के निजामों ने ही बनवाया था, क्योंकि हैदराबाद के निजामों ने दोस्त मोहम्मद खान के साथ एक संधि साइन की थी, जिस संधि के अनुसार भोपाल का अगला नवाब यार मोहम्मद खान ही होगा, जो कि दोस्त मोहम्मद खान का बड़ा बेटा था। तो इसमें
इसके तहत 1738 में दोरासराय की संधि हुई, जिसमें निजामों को नर्मदा और चंबल के बीच का क्षेत्र किसको देना पड़ा? मराठा को। देखो लिखा है 1737 में भोपाल के युद्ध में बाजीराव प्रथम ने निजाम को हराया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप निजाम को नर्मदा चंबल क्षेत्र में मराठों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। तो किसके तहत? दोरासराय की संधि के तहत। आगे है होलकर वंश के संस्थापक, आप सभी को पता है मल्हार राव होलकर, जिन्होंने होलकर राजवंश की जो राजधानी है वो, या होलकर राजवंश की जो नींव है वो कहां पर रखी थी? इंदौर में। ठीक है। क्या हुआ था? जब पेशवा बाजीराव ने दिल्ली पर आक्रमण किया था तब उन्होंने अपनी सेना को दो भागों में बांटा था, जिसमें एक का नेतृत्व मल्हार राव होलकर कर रहे थे। मल्हार राव होलकर की नीतियों की वजह से वे यानी कि पेशवा बाजीराव ये युद्ध जीत गए थे और खुश होकर उन्होंने मल्हार राव होलकर को 9 परगना एरिया दे दिया था। फिर पेशवा बाजीराव ने अपनी मृत्यु से पहले 1732 के आसपास मालवा के शासन को 3 डायनेस्टीज में डिवाइड कर दिया, जिसमें सिंधिया को मिल गई ग्वालियर की जागीरें, पवार को मिल गई धार और देवास की जागीरें और होलकर को मिल गई इंदौर की जागीरें। होलकर वंश के संस्थापक और वास्तविक संस्थापक मल्हार राव होलकर हैं, जिन्होंने अपनी राजधानी इंदौर को बनाया। ये पानीपत के तीसरे युद्ध में भी पार्टिसिपेट किए थे मराठाओं की ओर से, लेकिन जब सदाशिव राव भाऊ ने इनकी बातें मानने से इनकार कर दिया तो इन्होंने अपने आप को अलग कर लिया था उनकी सेना से, यानी कि मराठाओं से। ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है इन्होंने इंदौर में राजवाड़ा पैलेस का निर्माण भी करवाया था। आगे याद रखना है तुकोजी राव होलकर 2, जिनके समय पर 1857 का रिवॉल्ट हुआ था और इन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि ब्रिटिशर्स की सहायता से ही तो ये क्या बने थे? शासक बने थे। फिर है शिवाजी राव होलकर, जिन्होंने होलकर साइंस कॉलेज, होलकर कॉलेज की स्थापना करवाई, जिन्होंने लाल बाग पैलेस, इंदौर में शिव विलास पैलेस और इंदौर में सुख विलास पैलेस का निर्माण करवाया था। साथ ही साथ इन्होंने दरिया महल का निर्माण भी करवाया था। कहां पर? खरगोन में। कहां पर? खरगोन में दरिया महल का निर्माण भी करवाया था। आगे यशवंत राव होलकर, तो यशवंत राव होलकर प्रथम जो थे, इन्हें नेपोलियन ऑफ सेंट्रल इंडिया भी कहा जाता है, जो सेकेंड एंग्ल मराठा युद्ध के दौरान ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट साइन की थी इन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ, जिसके तहत इन्हें उत्तरी चंबल वाला क्षेत्र छोड़ना पड़ा था। और यशवंत राव होलकर 2 जो थे, उन्होंने इंदौर को भारतीय संघ में विलय कर लिया था। ये भी आपको ध्यान रखना 1950 के आसपास। ठीक है। क्लियर है इतनी चीजें? तो फिलहाल आंसर क्या है? मल्हार राव होलकर। आगे नेक्स्ट है हु इज नोन एज नेपोलियन ऑफ सेंट्रल इंडिया। अब भी हमने पढ़ा यशवंत राव होलकर इज नोन एज नेपोलियन ऑफ सेंट्रल इंडिया। अब आपसे कभी पूछ लिया जाए कि यशवंत राव होलकर को मध्य भारत का नेपोलियन किसने बोला था, तो ये बोला था NS इनामदार ने। यशवंत राव होलकर ने शाह आलम द्वितीय को, लेटर मुगल था शाह आलम द्वितीय को यशवंत राव होलकर प्रथम ने अंग्रेजों की कैद से भी छुड़ाया था और इसीलिए शाह आलम द्वितीय ने उन्हें किसकी उपाधि दी थी? महाराजा धीराज राजराजेश्वर अलीजा बहादुर। इनके समय पर क्या हुआ था? सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, जिसमें इन्होंने 1805 में ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट साइन की थी। ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट, जिसके तहत होलकर्स को उत्तरी चंबल वाला क्षेत्र क्या करना पड़ा था? छोड़ना पड़ा था। ठीक है। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है।
यशवंतराव होलकर। यशवंतराव होलकर NS इनामदार के बीच मध्य भारत का नेपोलियन कहा। शाह आलम द्वितीय ने राजराजेश्वर बहादुर की उपाधि दी। 1803 से 5वीं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में भाग लिया। राजधानी भानपुरा स्थानांतरित की थी। प्रारंभिक राजधानी इंदौर थी। इंदौर से महेश्वर अहिल्याबाई ने बनाई। वापस महेश्वर से इंदौर तुकोजीराव होलकर प्रथम ने बनाई। और इंदौर से भानपुरा किसने बना दी थी? हमारे यशवंतराव होलकर प्रथम ने। बाद में भानपुरा से इंदौर उनके सक्सेसर मल्हार राव होलकर द्वितीय ने बनाई, मतलब मल्हार राव होलकर थर्ड ने बनाई। और उसके बाद लगातार राजधानी इंदौर ही बनी रही थी। ठीक है, आगे देखेंगे। निम्न में से किसे दार्शनिक रानी भी कहा जाता है? फिलोसोफर क्वीन भी कहा जाता है। तो विजया राजे सिंधिया, इन्हें तो हम राजमाता कहते हैं। रानी दुर्गावती, इन्हें तो हम नहीं बोलते, और ना ही हम रानी अवंतीबाई को। तो रानी अहिल्याबाई को हम क्या बोलते हैं? दार्शनिक रानी बोलते हैं। ये कौन थी? ये होलकर रियासत की होलकर क्वीन थी। होलकर क्वीन थी जिन्होंने मालवा किंगडम पर शासन किया था। इन्होंने अपनी राजधानी महेश्वर में बना ली थी। इन्होंने महेश्वर के किले का निर्माण किया था और साथ ही साथ महेश्वर में घाट का निर्माण किया था नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है, उसके बाद इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के लिए मणिकर्णिका घाट का निर्माण वाराणसी में करवाया था, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका ही था और उनका जन्म भी वाराणसी में ही हुआ था। ठीक है, इन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का रिजुविनेशन, उज्जैन में मंदिरों का रिजुविनेशन, ओमकारेश्वर में मंदिरों का पुनर्निर्माण, खजराना गणेश मंदिर का निर्माण, बड़ा गणपति मंदिर का निर्माण, उत्तर में बद्रीनाथ से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम तक और पूरब में जगन्नाथपुरी से लेकर पश्चिम में द्वारकापुरी तक इन्होंने हर जगह लगभग मंदिरों का निर्माण और पुनर्निर्माण कार्य का जो कार्य है वो करवाया था। अपनी जनता के लिए आम सभाएं आयोजित करवाती थी, सभी की प्रॉब्लम्स को सुनती थी, उनका निराकरण करती थी। इनकी न्याय व्यवस्था को उत्तम माना गया है और कहा गया है कि न्याय व्यवस्था वर्तमान के जो शासक हैं, शासक इन द सेंस अब डिक्टेटर ही है यहाँ पर अभी जो चीजें चल रही हैं जंतर मंतर पे, तो क्या ये डिक्टेटरशिप का प्रमाण देती है ना? तो क्या बताया जा रहा है कि इनकी जो न्याय व्यवस्था है वो इंस्पिरेशन है आज के ऐसे डिक्टेटर शासकों के लिए। ठीक है, तो इन सभी कारणों की वजह से हम देवी अहिल्याबाई को दार्शनिक रानी भी कहते हैं। घाटों का, नलकूपों का, सड़कों का, भवनों का निर्माण इन्होंने करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। इनकी मुद्राओं पे शिव, बेलपत्र और नंदी की इमेजेस मिलती थी। क्यों? क्योंकि ये भगवान शिव की उपासक थी। ठीक है, इतनी चीजें देवी अहिल्याबाई के बारे में याद रखनी है। इनके शासनकाल को होलकर रियासत का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। आगे देखेंगे, इंदौर के लाल बाग पैलेस का निर्माण किस शासक ने कराया है? अभी हमने पढ़ा शिवाजीराव होलकर ने। किसने? शिवाजीराव होलकर ने। यशवंतराव होलकर 2, इन्होंने क्या किया? 1950 में इंदौर को इंडियन यूनियन में मर्ज किया। MY हॉस्पिटल का निर्माण करवाया, MY हॉस्पिटल। उसके बाद यशवंत सागर लेक का निर्माण करवाया। इसके बाद हुकुमचंद कपड़ा मिल का भी निर्माण, अच्छा इन्होंने नहीं करवाया था हुकुमचंद कपड़ा मिल का, इन्होंने मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का निर्माण भी करवाया था। किसका? मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। तो लाल बाग पैलेस शिवाजीराव होलकर, और कौन कौन सा? शिव विलास, सुख विलास, लाल बाग पैलेस। खरगोन में दरिया महल, खरगोन के बड़वाह में। आगे है When was Treaty of राजपुर घाट? अभी हमने पढ़ा 1805 में। नेक्स्ट किसके किसके बीच में हुई थी? देखिए, ये हुई थी यशवंतराव होलकर और लॉर्ड वेलेस्ली यानी ब्रिटिशर्स के बीच में। अंडर दिस ट्रीटी होलकर हैव टू गिव द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द चंबल टू द ब्रिटिशर्स, मैंने आपको पहले बताया। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, हु वॉज द हेड ऑफ होलकर स्टेट ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857? तो अभी मैंने बोला 1857 की क्रांति के समय पर थे तुकोजीराव होलकर 2, जिन्होंने 1857 की क्रांति में ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स की ही सहायता से वो शासक बने थे। इनका जो वास्तविक नाम है वो युकाजी जसवंत राव था। क्या था? युकाजी जसवंत राव। इन्होंने टी माधव को इंदौर का
दीवान नियुक्त किया था। क्या नियुक्त किया था? दीवान। किसे? टी माधव को। देखो लिखा भी है, इन्हें यशवंत होलकर के नाम से भी जाना जाता है। क्रांति के समय 1857 होलकर रियासत के प्रमुख थे। इंदौर में स्टेट कपड़ा मिल की स्थापना की थी और साथ ही साथ लड़कियों की एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए कैनेडियन गर्ल्स हाई स्कूल की स्थापना भी की थी। कैनेडियन गर्ल्स हाई स्कूल की स्थापना भी इन्होंने की थी। तो ध्यान रहेंगी चीजें। तो कोजीराव होलकर द्वितीय 1857 की क्रांति में ब्रिटिशर्स का साथ दिया था इन्होंने। कैनेडियन गर्ल्स हाई स्कूल की स्थापना, स्टेट कपड़ा मिल की स्थापना। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखेंगे। पानीपत के तीसरे युद्ध में कौन शामिल हुए? माधवराव सिंधिया? नहीं। जयाजी सिंधिया, इनके बारे में भी देखा है हमने। राणोजी सिंधिया, ये तो सिंधिया वंश के संस्थापक थे जिन्होंने उज्जैन में अपनी राजधानी बनाई थी। तो इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इज महादजी सिंधिया। ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में शामिल हुए थे। वहां से ये जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागे और ग्वालियर के किले पर कब्जा करने के लिए आ गए। जब ग्वालियर के किले पर जाट सरदार लोकेंद्र सिंह का कब्जा हो गया तो ये कुछ समय के लिए शाह आलम द्वितीय के दरबार में जाकर उनके प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए। बाद में शाह आलम द्वितीय की मदद से इन्होंने अपने ग्वालियर को वापस ले लिया था। ठीक, महादजी सिंधिया ने 1761 के पानीपत में तीसरे युद्ध में भाग लिया और राणे खान की मदद से अपने प्राण बचाकर ये भाग आए थे। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो कौन सा होलकर शासक था जिसने पानीपत के तीसरे युद्ध में भाग लिया? मल्हार राव होलकर। और कौन से सिंधिया शासक ने भाग लिया? महादजी सिंधिया। ध्यान रखना है दोनों ही चीजों को। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मोती वाला भी कहा जाता है? तो ये हम पिछले 2 दिन से डिस्कस कर रहे हैं। किसे कहा जाता है? दौलत राव सिंधिया को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने मोतियों के लिए बाजार व्यवस्था उपलब्ध कराई थी। इन्होंने राजधानी ग्वालियर स्थानांतरित की थी। इन्होंने राजधानी ग्वालियर स्थानांतरित की थी 1810 में, क्योंकि प्रारंभिक राजधानी क्या थी जो राणोजी सिंधिया ने बनाई थी? उज्जैन थी। ठीक है, तो दौलत राव सिंधिया। आगे, वर्तमान में तैरता हुआ रंगमंच और फ्लोटिंग स्टेज मैंने कल भी बताया था, बैजाबाई। ठीक है, तो बैजाबाई ने किसका निर्माण करवाया था? बैजा ताल का निर्माण करवाया था। कहां पर? हमारे ग्वालियर में। उज्जैन में इन्होंने गोपाल मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट देखेंगे, भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? नवाब हमीदुल्लाह खान, ये तो भोपाल के अंतिम नवाब थे, बात की थी हमने। उसके बाद नर मोहम्मद खान, बिल्कुल नहीं। यासीन मोहम्मद खान, ये तो बिल्कुल ही नहीं थे। कौन थे? दोस्त मोहम्मद खान। दोस्त मोहम्मद खान अफगानिस्तान के खैबर दर्रे वाले क्षेत्र से आए थे और आकर ये औरंगजेब की सेना में शामिल हो गए थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1723 के आसपास इन्होंने भोपाल रियासत की नींव रखी थी। भोपाल रियासत की नींव रखी थी, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने एशिया की सबसे छोटी 2.5 सीढ़ी की मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। कहां पर? भोपाल में। 2.5 सीढ़ी की मस्जिद का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इन्होंने भोपाल के निकट फतेहगढ़ किले का निर्माण भी करवाया था। फतेहगढ़ किला का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। क्लियर है इतनी चीजें? तो ध्यान रखना है। भोपाल का वास्तविक संस्थापक दोस्त मोहम्मद खान। नेक्स्ट है, दोस्त मोहम्मद खान भोपाल के वास्तविक संस्थापक थे। भोपाल में 2.5 सीढ़ी मस्जिद का निर्माण, जगदीशपुर का नाम बदलकर उनने इस्लाम नगर रख दिया था। देवगढ़ का नाम बदलकर इस्लामगढ़ किसने किया था? औरंगजेब ने, जो कि गोंडों की राजधानी थी। और जगदीशपुर का नाम बदलकर इस्लाम नगर किसने रख दिया था? दोस्त मोहम्मद खान ने। मृत्यु 1728 में भोपाल में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, भोपाल रियासत की प्रथम शासिका कुदसिया बेगम। पढ़ा था हमने, कुदसिया बेगम ने किस किस का निर्माण करवाया था? शौकत महल, शौकत महल, गौहर महल अपने नाम पर, क्योंकि इनका नाम गौहर बेगम भी था, तो गौहर महल और जामा मस्जिद। जामा मस्जिद इन्होंने भोपाल में इंजीनियर्स नियुक्त किए थे, जिसमें डेविड कुक नाम के इंजीनियर सबसे प्रमुख थे। इन्होंने पाइपलाइन व्यवस्था शुरू करवाई थी। इन्होंने पर्दा प्रथा का
त्याग किया था। उसके बाद सिकंदर जहां बेगम 1857 की क्रांति में ब्रिटिशर्स का साथ दिया, और साथ देने के कारण ब्रिटिशर्स ने इन्हें प्राइड ऑफ ऑनर, इलाहाबाद प्राइड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया था। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए मजलिस-ए शुरा नामक विभाग का गठन भी किया था, और इन्होंने भोपाल में मोती महल और मोती मस्जिद का निर्माण भी कराया था। मोती मस्जिद का निर्माण भी कराया था। भोपाल की एकमात्र महिला बेगम थी, मतलब एकमात्र बेगम थी जिन्होंने मक्का तीर्थ यात्रा की थी। ठीक है, उसके बाद शाहजहां बेगम। तो शाहजहां बेगम के बारे में क्या पढ़ते हैं? इन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स अस्पताल पुरुषों के लिए, लेडी लैंसडाउन अस्पताल स्त्रियों के लिए, ठीक है, बाकी मैं इनका यहां पर लिख रही हूं। और इन्होंने बेनजीर भवन, लाल कोठी का निर्माण भी करवाया था। अपने नाम पर भोपाल के निकट शाहजहानाबाद की स्थापना भी इन्होंने की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। लाल कोठी जो वर्तमान में राजभवन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने भोपाल में एशिया की सबसे बड़ी ताजुल मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। आगे खुसरो जहां बेगम भोपाल की अंतिम बेगम थी। उसके बाद इन्होंने अपना शासन अपने बेटे नवाब हमीदुल्लाह खान को सौंप दिया था। नवाब हमीदुल्लाह खान ने 1 जून 1949 को भोपाल को भारतीय संघ में विलय किया था। इन्हीं की बेटी थी सजीदा सुल्ताना, जिनकी शादी हरियाणा के इफ्तियार अली खान पटौदी से हुई थी, जिनके बेटे मंसूर अली खान पटौदी हुए जो कि प्रसिद्ध क्रिकेटर थे, जिनके बेटे सैफ अली खान हुए, जिनके बेटे तैमूर अली खान हुए, और अभी जितने बेटे हैं वो सभी आपको देख लेना है। तो खुसरो जहां बेगम, इन्होंने भोपाल में क्या करवाए? मॉडर्न डेवलपमेंट। ठीक है, इन्होंने लॉर्ड मिंटो के लिए मिंटो हॉल का निर्माण भी करवाया था, जहां पहले मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली की मीटिंग्स होती थी। अब इसका नाम बदल दिया गया, इंदिरा गांधी विधानसभा भवन रख दिया गया। तो मिंटो हॉल का निर्माण करवाया था इन्होंने। साथ ही साथ इन्होंने स्टेट म्यूजियम का निर्माण भी करवाया था। स्टेट म्यूजियम का निर्माण भी खुसराऊ जहां बेगम ने करवाया था। इन्होंने भोपाल को 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से 3 भागों में इन्होंने भोपाल को बांटा था? तो निजामत मगरीब, निजामत मशरिक और निजामत जुनून। ठीक है, तो भोपाल की पहली बेगम कुदसिया बेगम, दूसरी सिकंदर जहां, तीसरी शाहजहां, चौथी खुसराऊ जहां बेगम। 1818 से 1926 तक कितनी बेगमों ने भोपाल में शासन किया था? 4 बेगमों ने। ठीक है, आपको टाइमलाइन लिखना है इनकी, तो आप वो भी लिख सकते हो। कुदसिया बेगम थी 1818 से या 1819 से 1844 तक। ये थी 1844 से 1868 तक। ये थी 1868 से 1901 तक। और खुसराऊ जहां बेगम थी 1901 से 1926 तक। ये आपको ड्यूरेशन भी लिख लेना है। ठीक है, वैसे पूछे जाने की संभावना कम है, आप चाहो तो लिख सकते हो। आगे, एट विच प्लेस सेना ने कैदियों की सहायता से अपने स्वतंत्र होने की घोषणा की। एट विच प्लेस आर्मी डिक्लेयर इट्स इंडिपेंडेंस विद द हेल्प ऑफ प्रिजनर्स। तो कहां पर? मंडलेश्वर में। मंडलेश्वर ने क्रांतिकारियों ने, विद्रोहियों ने सेंट्रल जेल की दीवारों को तोड़ दिया था और खुद को क्या डिक्लेयर कर दिया था? इंडिपेंडेंट। 1857 की क्रांति के समय मंडलेश्वर केंद्रीय जेल को तोड़कर लगभग 1500 कैदी विद्रोहियों जो है वो शामिल हो गए थे। इस साहसिक कार्य का नेतृत्व सेंधवा के भीमा नायक और आदिवासी साथियों ने किया था। भीमा नायक, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, प्रसिद्ध भील क्रांतिकारी थे। कहां से? सेंधवा बड़वानी वाले क्षेत्र से। ध्यान रखना है आपको। इन्हें निमाड़ का रॉबिनहुड भी कहा जाता है। इन्होंने नारा दिया था, जय हो जौहर हो, लड़ाई आर पार हो। ठीक है, आगे देखेंगे हम। राष्ट्रवाद के प्रचार हेतु माखनलाल चतुर्वेदी का पत्र किस नाम से प्रकाशित होता था? एक ही पत्र हम पढ़ते हैं उनका, वो है
करमवीर। हम ये भी पढ़ते हैं ना, एक स्लॉटर हाउस मूवमेंट है, पढ़ेंगे हम मॉडर्न हिस्ट्री में। तो स्लॉटर हाउस मूवमेंट यानी कि बूचड़खाना आंदोलन जिसे बोलते हैं, वो सागर के रतौना में हुआ था, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है वहां पर एक बूचड़खाना स्टैब्लिश करना चाहते थे। माखनलाल चतुर्वेदी ने बहुत ही पीसफुल तरीके से इसका प्रोटेस्ट किया था अपने जनरल कर्मवीर के माध्यम से। इसके अलावा वो प्रताप और प्रभा मैगजीन को भी एडिट करते थे, या अपन को तो सीधा बस प्रभा लिखना है। प्रभा मैगजीन के भी एडिटर थे। माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में इनकी रचना हिम तरंगिनी के लिए, हिम तरंगिनी, इनकी सारी रचनाएं हम आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे, ये आपको फिलहाल के लिए बता रही हूं। हिम तरंगिनी के लिए इन्हें 1955 में साहित्य अकेडमी से नवाजा गया, साहित्य अकादमी सम्मान से नवाजा गया। वहीं इन्हें हिम की रिटनी, हिम की रिटनी के लिए देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया, देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1963 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। किससे? पद्म भूषण से। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। किसके बारे में? माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में। क्लियर? इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अंडर विच नेम माखनलाल चतुर्वेदी न्यूज़पेपर पब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर प्रमोशन ऑफ नेशनलिज्म? करमवीर। आगे देखेंगे, माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा, कवि, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इन्होंने कर्मवीर नामक समाचार पत्र का संपादन 1920 में किया था। इसके अतिरिक्त प्रभा नामक पत्रिका का संपादन भी ये करते थे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जबलपुर में झंडा फहराने के लिए बनी रणनीति हेतु जबलपुर नगर निगम की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? अब झंडा सत्याग्रह आपको पता होना चाहिए। 1923 में झंडा सत्याग्रह जो है उसकी शुरुआत, देखो झंडा सत्याग्रह की शुरुआत हो तो गई थी जनवरी 1923 में, जहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राम गोपाल आचार्य और देवदास गांधी ने जो है तो जबलपुर से इसकी शुरुआत उन्होंने बेसिकली कर दी थी। किसकी? झंडा सत्याग्रह की। उसके बाद इसकी ऑफिशियल शुरुआत जो है, वो जो आधिकारिक ऑफिशियल शुरुआत है, वो 18 मार्च 1923 में हुई, जब पंडित सुंदरलाल ने झंडा फहराया जबलपुर टाउन हॉल में, जहां उन्हें 6 महीने के लिए झंडा फहराने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया था। और साथ ही साथ सुभद्रा कुमारी चौहान पहली महिला थी जो इस सत्याग्रह के दौरान जेल गई थी। फिर जून में इसका विस्तार हुआ। नरसिंहपुर के निरंजन सिंह ने नागपुर में झंडा फहराया और वहां पर उन्होंने क्या किया था? झंडा सत्याग्रह को लॉन्च किया था। बेसिकली ये झंडा हमारी आजादी का प्रतीक था। ठीक है? वो क्या चाहते थे? विश्व विद्रोही या देश के जो देशभक्त थे या सैनिक थे, वो क्या चाहते थे? विदेशी जो हमारा बेसिकली फॉरेन फ्लैग है उसको उखाड़ फेंकना और भारतीय तिरंगे को गड़ाना। ठीक है? मध्य प्रदेश में 18 जून को क्या मनाया जाता है? 18 जून 1923 को झंडा दिवस मध्य प्रदेश में मनाया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो जो काउंसिल मतलब झंडा फहराने के लिए जो नगर निगम की बैठक हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? कंछेदी लाल ने। किसने की थी? कंछेदी लाल ने। माखनलाल चतुर्वेदी जी भी जो हैं वो झंडा सत्याग्रह में शामिल हुए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए 1923 में तिरंगा फहराने के लिए रणनीति बनाने हेतु जबलपुर नगर निगम की बैठक की अध्यक्षता कंछेदी लाल ने की थी। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं लिखती हूं और नोट कराती हूं, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां हर चीज लिखना पॉसिबल नहीं है, तो उसको आपको ईमानदारी से सुनकर वीडियो को पॉज कर कर लिख लेना है। इसीलिए आपको ये रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिससे आप अपने स्पीड के हिसाब से देख सको और उसको आप पढ़ सको, समझ सको, नोट कर सको। ठीक है? जबलपुर झंडा सत्याग्रह की औपचारिक शुरुआत कब हुई? अभी मैंने बताया कि इसकी फॉर्मल स्टार्टिंग 18 मार्च 1923 से हुई थी, जब पंडित सुंदरलाल को झंडा फहराने के तहत 6 महीने की जेल हुई थी। ऐतिहासिक झंडा सत्याग्रह की औपचारिक शुरुआत 18 मार्च 1923 को जबलपुर से हुई। यह घटना जबलपुर टाउन हॉल पर पहली बार तिरंगा फहराने के साथ घटी। सुंदरलाल, पंडित सुंदरलाल और अन्य कांग्रेस नेताओं ने ब्रिटिश
प्रतिबंधों को चुनौती देते हुए यह साहसिक कदम उठाया था। बाद में इस आंदोलन का केंद्र नागपुर बना। कौन ले गया था नागपुर? नरसिंहपुर के निरंजन सिंह। इसका नेतृत्व भी वहां पर किसने किया था? आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सविनय अवज्ञा का एक सशक्त उदाहरण रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो झंडा सत्याग्रह शुरुआत तो इसकी जनवरी 1923 में ही हो गई थी, जहां राम गोपाल आचार्य, देवदास गांधी और राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। बाद में पंडित सुंदरलाल ने 18 मार्च 1923 को इसकी औपचारिक शुरुआत की थी, इसकी फॉर्मल स्टार्टिंग की थी। बाद में आपको याद रखना है, उन्हें 6 महीने के लिए जेल भेज दिया गया था जबलपुर टाउन हॉल में झंडा फहराने के कारण। फिर जून में ये कहां पहुंचा? नागपुर पहुंचा। नरसिंहपुर के निरंजन सिंह ने झंडा फहराया। इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी किया था। बाद में ये जो हमारा झंडा सत्याग्रह है ये सफल हुआ था और ब्रिटिशर्स ने फाइनली अलाउ कर दिया था जुलूस निकालने के लिए भारतीय तिरंगे झंडे के साथ, अगस्त 1923 में। ठीक है। 18 जून को मध्य प्रदेश में क्या मनाया गया? 18 जून 1923 को झंडा दिवस। तो ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में झंडा दिवस कब मनाया गया? 18 जून 1923 को। ठीक है। औपचारिक शुरुआत कब हुई? फॉर्मल स्टार्टिंग कब हुई थी? 18 मार्च 1923 को। नागपुर सेंटर कब बना था? जून में बना था। ठीक है। तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहां पर हमारा आज का जो सेशन था वो समाप्त हुआ, कंप्लीट हुआ। आई होप आज के सभी 25 क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे। इसके आगे भी हमें इसी प्रकार के बहुत अच्छे क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस हर कैटेगरी के होते हैं, टफ, मॉडरेट और इजी, जैसा कि हमारे पेपर की डिमांड है। हालांकि अगर 2026 का पेपर देखा जाए तो एमपी से इजी क्वेश्चंस ही पूछे गए। दैट्स व्हाई नेगेटिव मार्किंग होने के बाद भी आपका कट ऑफ थोड़ा सा हाई गया, मतलब जितना हमारा एक्सपेक्टेड था 62 63 वो नहीं गया। जनरल के लिए 68 69 70 तक कट ऑफ गया है। ठीक है। तो आपको इतनी चीजें ध्यान रखनी है। निरंतर इस बैच के साथ मेरे साथ आपको पढ़ते जाना है और हम ऐसे ही पढ़ते पढ़ते इन्फिनिटी प्लस बैच में मेंस पढ़ते पढ़ते हम एक दिन अधिकारी बनकर चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे? जॉब करने। ठीक है। आप सभी का दिन शुभमय हो।